नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आज इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। हम लेक्चर 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं। ओके, और आइए जानते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका परिचय हम लोगों ने पढ़ा कि संगठन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अर्थ क्या है और क्यों उनकी आवश्यकता हमें लगने लगी। उसके अलावा जो 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन दे रखे थे उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमने बात करी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, और जो ऊर्जा वाला है, एटॉमिक एनर्जी वाला है, उसकी भी हम लोगों ने चर्चा करी। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करने के बाद हमने बात करी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो हमें क्यों जरूरी है, उनका क्या महत्व हमारे जीवन में रहता है, तो उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात जानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका विकास जो है, उसका जो इवोल्यूशन है, उसके ऊपर चर्चा करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस प्रकार से हुआ है, कब उसकी स्थापना हुई है और इससे पहले कौन सी संस्था थी, पूरा उसके बारे में जाना और उसके कौन कौन से सहयोगी जो अंग है वो सब कुछ जाना। अब आज बात करते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। पहली बात तो ये बात आती है कि जो हम यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड ले रहे हैं कि शीत युद्ध के बाद, देखिए अगर हम कभी भी बिफोर और आफ्टर करते हैं तो हम हमेशा एक टाइम पीरियड तो लेकर के चलते हैं, और जो टाइम पीरियड लेते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजिंग वाला और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो टाइम पीरियड होता है वो लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो काफ़ी मोटा है और वो सोच रहा है मैं आज से पतला होने के लिए एक्सरसाइज, योगा या जो भी वो करना चाहता है वो करता है, तो उसने डेट फिक्स कर ली आज से। क्यों? क्योंकि आज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उसके लिए टर्निंग पॉइंट है कि आज से मुझे खुद को बदलना है। या कोई कमजोर व्यक्ति है, वो सोचता है मुझे बहुत अच्छी हेल्थ बनानी है आज से, तो हम हमेशा फिर क्या हमारे फोटोज रखते हैं, पहले ऐसा था बिफोर और आफ्टर, हम ये चीज़ दर्शाने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम कभी किसी संस्था की भी बात करते हैं या किसी संगठन की बात करते हैं, तो जब भी वो बिफोर आफ्टर करा तो जरूर कोई ना कोई क्रूशियल जो टाइम है, जो इंपॉर्टेंट टाइम है, उसकी बात करता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको सभी को पता है कि जो स्थापना हुई वो 1945 तक में हुई। 1945 में विश्व की जो सबसे बड़ी एक चिंता थी, वो चिंता तो खत्म हो चुकी थी। वो क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म होना। द्वितीय विश्व युद्ध का चल रहा था, वो खत्म हो गया। तो एक बड़ी चिंता थी कि कौन जीतेगा, और लड़ाई होंगी और लोग मारे जाएंगे। ये वाली जो चिंता है, ये वाली जो टेंशन है, वो खत्म हो चुकी थी। जब ये वाली टेंशन खत्म हो गई और इसके साथ एक टेंशन और चल रही थी, अब नई टेंशन जो शुरू हुई थी वो थी कोल्ड वॉर की। तो अगर अपन देखें तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कोल्ड वॉर के दौरान 1945 से 1991 तक उसकी जो भूमिका रही, वो भूमिका क्या रही है वो जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि 1945 से 1991 के बीच में पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ है। 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हुई हैं, ठीक है। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को टक्कर देने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को अपनी विचारधारा से मात देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और पूरा विश्व कहीं ना कहीं 2 खेमों में बटा हुआ है। और इन 2 खेमों में बटे हुए होने के कारण पूरे विश्व में एक चिंता है कि कहीं ना कहीं जो तीसरा विश्व युद्ध है वो इन दोनों देशों के बीच में ना छिड़ जाए और इन दोनों देशों के कारण कहीं फिर से पूरी दुनिया ना लड़ पड़े। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में इन दोनों देशों के बीच में सामंजस्य, तालमेल बिठाने का जो काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने करा है वो बड़ा काबिले तारीफ काम है। परंतु हम बात कर रहे हैं कि शीत युद्ध के बाद का दौर, मतलब मैं कहता हूं कि 1991 के जो बाद की कहानी है वो आज हम लोगों को पढ़नी है। 1991 के बाद की कहानी क्यों? क्योंकि 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद काफी कुछ घटनाएं बदली हैं, काफी कुछ बदलने को मिला है, काफी कुछ बदलता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो जो बदलता हुआ अगर हम लोग देख रहे हैं, उन बदलने के कारण क्या क्या प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ पे पड़ता है और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ उन प्रभावों के अनुकूल या प्रतिकूल जाकर के किस प्रकार से काम करता है, वो हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद क्या क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहली बात करूं, जो सबसे बड़ा मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है शीत युद्ध खत्म होने के बाद, सोवियत संघ का बिखराव। सबसे बड़ा, अगर जब हम कहते हैं कि शीत युद्ध खत्म हुआ है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि सोवियत संघ का बिखराव।
सोवियत संघ बिखर चुका था, सोवियत संघ टूट चुका था, ठीक है। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, इस विघटन के कारण ही हम कहते हैं कि शीत युद्ध खत्म हुआ है। तो जब शीत युद्ध के दौर की बात कर रहे हैं, उसके खत्म होने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि सोवियत संघ का विघटन या सोवियत संघ का बिखराव होना। सोवियत संघ का बिखराव होने का अर्थ यह है कि जो एक बड़ी महाशक्ति थी अब वो टूट चुकी है, अब वो 15 राष्ट्रों में विभाजित हो चुकी है। और इन 15 राष्ट्रों में अगर बात करूं, एक रूस को छोड़ दीजिए, बाकी सभी राष्ट्रों में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो एक महाशक्ति अमेरिका है उसको टक्कर दे सके। और रशिया को भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते संभालते लगभग 10 साल लग गए थे। 2002 में जाकर करके रशिया फिर से कहीं ना कहीं डोमिनेंट कंट्री के रूप में, एक पावरफुल देश के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो सोवियत संघ का बिखराव होना, उसके बाद दूसरा अगर हम चर्चा करें तो दूसरा क्या हुआ बच्चों, जैसे ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ, जब तक शीत युद्ध चल रहा था विश्व दो ध्रुवीय बना हुआ था, मतलब दो पावर, दो महाशक्तियां थी, परंतु अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति है। अब यहां पर एक ही महाशक्ति है, और वो जो एक महाशक्ति है वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये महाशक्ति है। तो अब आप बोलोगे सर जी, एक महाशक्ति के बचने से संयुक्त राष्ट्र संघ के काम पर या उसके कार्यप्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, अभी तक इस शीत युद्ध से पहले दो महाशक्तियां थी, तो क्या सोवियत संघ दोनों के बीच में सामंजस्य तालमेल बिठा पाएगा, तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को बचा पाएगा, ये सवाल था। परंतु जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने सवाल यह आता है कि क्या जो एक महाशक्ति है अमेरिका, क्या उसके वर्चस्व को रोक पाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ? क्या अमेरिका के दबाव के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर पाएगा? क्या सच में संयुक्त राष्ट्र संघ जो पश्चिमी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका और उसके समर्थित जो देश हैं, उनके दबाव के बिना काम करेगा? क्या सच में संयुक्त राष्ट्र संघ विकासशील देशों को, ठीक है, और जो सोवियत संघ से टूटे हुए देश हैं, क्या उनको साथ लेकर करके एक शांति और सहयोग में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका और उसके समर्थित देशों की कठपुतली बनकर के रह जाएगा कि जैसे वो नचाएंगे वैसे वो नाचेगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पे बड़े सवाल थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या एक महाशक्ति अमेरिका के दबाव में रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम लोगों को देखना होगा। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद एक महाशक्ति अमेरिका बच जाती है। इसके अलावा 9 देशों का उदय, 9 देशों का उदय, या आप ये कह सकते हैं ये जो नए देश हैं इनका संयुक्त राष्ट्र संघ में मिल जाना, यूएनओ में शामिल होना। कौन से 9 देशों की हम लोग बात कर रहे हैं? जब तक सोवियत संघ था, जब तक यूएसएसआर था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन था? यूएसएसआर था, ठीक है, सोवियत संघ था। परंतु जब वो 15 देश टूट जाते हैं, तो उन 15 देशों में से जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी होता है वो तो रशिया होता है, रूस होता है। फिर बाकी जो 14 देश हैं उनका क्या? तो उनको वो भी क्या हो गया, फिर धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होते गए। तो अब वो नए देश जो जुड़े हैं, उनकी नई आकांक्षा है, उनकी नई इच्छा है, वो और अपने लिए कुछ डिमांड कर सकते हैं। तो क्या उनको संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में प्रगति। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमें काफी प्रगति, काफी प्रोग्रेस देखने को मिलती है शीत युद्ध के बाद। तो भारत की अर्थव्यवस्था में प्रगति में जैसे सबसे पहले तो हम बात करें कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो 1991 में भारत सरकार ने अपनी इकोनॉमी को खोल कर करके एलपीजी बना दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया भारत सरकार ने। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को भारत सरकार ने अपनाया। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था में लगातार प्रगति होती जा रही है, लगातार प्रोग्रेस होती जा रही है। तो यहाँ से भी क्या है कि विश्व के जो समीकरण है वो समीकरण बदल रहे थे कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नहीं कि अमेरिका है उसके समर्थित देशों की ही अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, ऐसा नहीं है। अब जो विकासशील देश है उनकी अर्थव्यवस्था भी निरंतर लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा हम बात करें एशिया और अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है। एशिया और अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था में भी
वहां पर भी सुधार हुआ है, वहां पर भी विकासात्मक कार्य हुए हैं। तो शीत युद्ध के बाद अगर आपको कुछ घटनाएं देखने को मिलती है तो जैसे कि सोवियत संघ का टूट जाना, एक महाशक्ति अमेरिका का बचना, उसके अलावा जो 9 देश है उनका यूएनओ में शामिल होना, भारत की अर्थव्यवस्था और एशिया और अफ्रीका की देशों की अर्थव्यवस्था में प्रगति होना, विकास होना, ये सब कुछ है। अभी जब शीत युद्ध के बाद कुछ हालात बदले हैं, स्थितियां बदली हैं, कंडीशंस में कुछ चेंज आया है, तो क्या उन जो चेंज हुई कंडीशंस में क्या सही रूप से, सही तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, अब शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार होते हैं उनकी बात है। सुधारों में भी अगर मैं बात करूं तो जो मेजरली जो सुधार है, अगर 2 सुधारों की मैं बात करता हूं, पहली बात तो ये कि प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। प्रतिनिधित्व की बात क्या हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना जो प्रतिनिधित्व है उसको ठीक करे। जैसे कि अगर कोई भी पद हो तो सिर्फ और सिर्फ जो पश्चिमी देश है उन्हीं के लोग ना बैठे उन पदों पे। एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका के जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिले। उसके अलावा सुरक्षा परिषद में जो है सीट बढ़ाई जाए, और सुरक्षा परिषद में भी जो कुछ देश हैं, जैसे कि बात होती है भारत की बात होती है, ब्राजील की बात होती है, जापान की बात होती है, ठीक है, ऐसे देशों को भी क्या है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सुधार है उन सुधारों में मुख्यतः प्रतिनिधित्व की बात करी जाती है। उसके अलावा और सुधार है जो कि आज हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह की बुनियादी सुधारों का मसला है। देखो, अब अगर आप बात करो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 प्रकार के जो बुनियादी सुधार है उनका मसला है, मतलब वो मैटर बार बार में उनके सामने उठता है। 2 बुनियादी जो सुधार है, मतलब जो बेसिक है, स्ट्रक्चर जो है, उसके जो आधारभूत है उसकी बात करें। एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। देखिए क्या बोला गया है, 2 तरह के बुनियादी सुधार है। बुनियादी सुधार का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिन पर टिकी हुई वही बुनियाद होती है। उसमें सबसे पहले तो संगठन की बनावट। संगठन की बनावट का मतलब क्या है कि भैया जो आपने आम सभा बना रखी है, सुरक्षा परिषद बना रखी है, सुरक्षा परिषद में इतने सदस्य होंगे, इतने स्थायी होंगे, इतने अस्थायी होंगे, ये जो बनावट बना रखी है, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें बदलाव होना चाहिए। इसके बदलाव का अर्थ क्या हो गया कि हमें, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थायी सदस्य की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए, और कुछ जो देश हैं जो स्थायी सदस्य के लिए सच में दावेदार हैं उनको स्थायी सदस्य की सीट संयुक्त राष्ट्र संघ को देनी चाहिए। इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, और जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है इसका काम करने का, उसके प्रोसीजर में भी सुधार करा जाए। अब इसके प्रोसीजर में क्या क्या सुधार की डिमांड उठती है वो भी हम लोग जानेंगे। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत है कि इन दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। और दूसरा क्या बताया गया, न्यायाधिकार, ठीक है, कि जो न्याय की बात है, ठीक है, जस्टिस की जो बात है, उस पर भी क्या है समीक्षा करी जाए, और इन दोनों ही मामलों से कि भैया प्रतिनिधित्व भी मिले और न्यायाधिकार भी हो, इन दोनों पे सभी देश लगभग सुधार जरूरी मानते हैं। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। देखो, देशों के बीच सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए, देखो अब सभी देश ये मानते हैं कि हाँ 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 होना चाहिए, परंतु जो सहमति है वो सहमति किस बात पर नहीं है कि दरअसल ठीक करना क्या है, मतलब करना क्या है एग्जैक्टली इनको नहीं पता, कैसे करना है और कब करना है, ये चीजों को लेकर के देशों के बीच में जो सहमति होनी चाहिए वो सहमति इसमें नहीं देखने को मिलती। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। अब देखिए, सबसे बड़ी जो डिमांड है और सबसे बड़ी जो सुधार की मांग बार बार में शीत युद्ध के दौर के बाद करी गई है वो क्या है, बनावट और प्रक्रियाओं के सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी जो बहस, सबसे बड़ी जो डिबेट है वो ये कि सुरक्षा परिषद का जो कामकाज है उसको लेकर के सुधार करा जाए। देखो, आम सभा या जो महासभा जैसे हम लोग कह रहे हैं उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि आम सभा महासभा में तो सारे देशों के पास एक वोट है, सबको अपने बोलने का अधिकार मिलता है, सबके पास बराबर के राइट्स है। जो स्पेशल राइट जो आते हैं वो सुरक्षा परिषद में आ जाते हैं, यूएनएससी में आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाते हैं। और उस यूएनएससी में 10 जो अस्थायी सदस्य बना रखे वो तो ठीक है, वो तो उनके पास तो बराबर की शक्ति है, पर जो 5 स्थायी सदस्य हैं जो परमानेंट मेंबर है उनके पास बड़ी ताकत है, और उस बड़ी ताकत का जो नाम है वो वीटो पावर है, निषेधाधिकार है, कि मतलब किसी भी काम पर वो वीटो का प्रयोग करके उसको रोक सकते हैं।
तो ये जो कामकाज की प्रणाली है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को लेकर करके, इसमें सुधार की सबसे बड़ी मांग होती है कि इसमें सुधार करा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद ऑटोमेटिकली, जो सिक्योरिटी काउंसिल, वो खुद ऑटोमेटिकली एक पावरफुल जगह है, और उस पावरफुल जगह में स्पेशल जो राइट मिल रहे हैं वो बड़ी बात है। तो सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। स्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़े और अस्थायी सदस्यों की भी संख्या बढ़े। कुछ देशों का मानना है कि जो अस्थायी है, टेम्परेरी मेंबर्स जो बनाए जाते हैं 10, वो भी कम है। बट बच्चों पहले तो टोटल 11 ही थे, ठीक है, 5 स्थायी और 6 अस्थायी, पहले 11 ही थे, इस संख्या को तो फिर बाद में बढ़ाया गया, 15 करा गया है, ठीक है ना। तो स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की मांग होती है। ये बढ़ाने की मांग स्थायी पर बड़ा फोकस डालेगी, बार बार में आगे तक इस लेक्चर में यही आएंगे चैप्टर में कि स्थायी सदस्य, और स्थायी सदस्य में भारत की सीट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और अभी आप सभी को पता है कि G20 की मीटिंग भारत में आयोजित हुई, और इस G20 की मीटिंग के बाद फिर से एक बार ये मामला हलचल में है कि भारत को स्थायी सदस्य की सीट मिलनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सीट होनी चाहिए, परमानेंट सीट होनी चाहिए। और इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मापदंड है, जिन मापदंडों के आधार पर वो किसी को स्थायी सदस्य बनाता है, परमानेंट मेंबर बनाता है यूएनएससी का, तो उन्हीं सारे के सारे मापदंड पे भारत की सरकार और भारत के लोग बिल्कुल खड़े उतरते हैं, वो वहां पर परमानेंट सीट की 100% दावेदारी करते हैं। परंतु जब भी बात आती है भारत को परमानेंट सीट देने की, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर कंट्रीज इस बात के फेवर में आ जाते हैं कि हाँ, भारत को स्थायी सदस्य की सीट मिलनी चाहिए। परंतु कुछ देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, तो वो लोग भारत पे रोक लगा देते हैं, वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं कि नहीं, स्थायी सदस्य की संख्या भी नहीं बढ़नी चाहिए। तो स्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार है और वो भी जारी है। अब ये स्थायी और अस्थायी सदस्य की जो संख्या बढ़ाई जाने की मांग करी जा रही है, क्यों करी जा रही है? क्योंकि देखिए, एक समय था, एक दौर था, जब चलो कि हाँ भाई, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये पावरफुल कंट्रीज है, इट्स ओके, एक टाइम एक दौर की बात बहुत अच्छी। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में स्थितियों में सुधार हो चुका है, आज के समय में परिस्थितियों में बदलाव आ चुका है। और इसके अलावा यह भी बात है कि हम आज के समय में देख, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जहां पे ताकतवर और कमजोर दोनों साथ बैठकर के शांति और सहयोग की बात करेंगे। तो फिर सिर्फ ताकतवरों को ही क्यों वैल्यू दी जा रही है? क्यों ताकतवरों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? तो अगर यहाँ पे स्थायी और अस्थायी सदस्यों में संख्या सबकी बढ़ेगी, तो वहां पे क्या होगा कि सब अपनी आवाज को रख पाएंगे, चाहे वो पावरफुल हो और चाहे वो कमजोर हो। तो जो समकालीन विश्व की राजनीति, तो आज के समय की जो राजनीति है, उसकी वास्तविकता की इस संकट में बेहतर नुमाइंदगी होगी, मतलब एक अच्छा प्रेजेंटेशन वहां पर होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा देश जब वहां स्थायी और अस्थायी सदस्यों में पहुंचेंगे, तो मतलब एक विश्व की सही साफ तस्वीर हमें देखने को मिलेगी आज के मौजूदा दौर में कौन कितने पावरफुल देश हैं। तो यहाँ पे इंडिया को 100% स्थायी सदस्य की सीट मिलनी ही चाहिए। अब आज आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है? जैसे कि आप सभी को यह बात पता है कि जो सुरक्षा परिषद है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर है। 10 जो मेंबर है वो टेम्पररी है, जिनको आप अस्थायी बोलते हैं, और जो 5 मेंबर है वो परमानेंट है। इन 5 परमानेंट मेंबरों का तो नाम आपको याद है, कौन कौन से हैं? यूएसएसआर, जिसको कि अब रशिया है, ठीक है। उसके अलावा यूके, मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जो भी आप बोलते हैं, फ्रांस, और लास्ट चाइना। ये 5 देश हैं। परंतु अभी 8%, ये जो 10 टेम्परेरी देश हैं, ये 10 टेम्परेरी देश कौन से हैं, ये आज आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो 10 टेम्परेरी देश बनते हैं बच्चों, ये हर 2-2 साल में बनते हैं, ठीक है। 2 साल का टेन्योर एक देश का होता है, तो 2 साल का टेन्योर कर लेगा, फिर नए देश आ जाएंगे, फिर नए देश आ जाएंगे। और उसमें ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि 2 साल भारत के कंप्लीट हो गए, तो भारत अगले टेन्योर में वापस नहीं आ सकता, फिर उससे अगले टेन्योर में वापस आ सकता, पर उन 2 सालों में नहीं आ सकता। तो ये 10 जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं, ये कौन से, ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्य देने की बात उठ रही है। अब इसमें देखो, परमानेंट मेंबर्स में आप देखिए, यूएसए पश्चिम का है, ठीक है, यूके
यूरोप का, ये भी यूरोप का, यूएसएसआर तो रशिया है, रशिया का काफी भाग तो एशिया में, फिर कुछ यूरोप में भी है, ठीक है। तो ये तो रशिया में आ जाता है, यूरोप में भी है और एशिया में भी। चाइना एक एशिया का है। तो अब अगर आप इसमें देखो तो अफ्रीका का तो एक भी देश नहीं भैया, अफ्रीका का तो स्थायी सदस्य में एक भी देश नहीं है, और अस्थायी में भी बहुत कम पहुंचते हैं चार। दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में भी बहुत कम है। दक्षिण अमेरिका की तरफ जो देश आते हैं, सब ब्राजील हो गया है, पेरू हो गए हैं, कोलंबिया हो गए हैं, ऐसी जो कंट्रीज है वो आती हैं। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन देशों से सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की, सदस्यता बढ़ाने की मांग ज्यादा उठती है। देखिए कारण को समझिए। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई भी चीज, किसी भी चीज की अगर डिमांड होती है, या आप देखिए, मैं आज जैसे इंडिया का भी कहता हूँ, इंडिया में भी अगर आप कोई विरोध प्रदर्शन देखते हैं कि साहब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वो विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं कि एक दिन में वो विरोध प्रदर्शन उठा है, नहीं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हुई रहती है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई रहती है। ऐसा ही क्या है कि अगर आज यहाँ पे बार बार में ये मांग उठती है कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी मजबूत संस्था सुरक्षा परिषद में बढ़ना चाहिए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। क्या कारण है? कारण ये है कि एशिया और अफ्रीका के देश आज सबसे ज्यादा पिछड़े हुए देशों में है, अल्प विकसित देशों में है, और एशिया से ज्यादा अफ्रीका वालों की बहुत बुरी कंडीशन है। परंतु इन एशिया और अफ्रीका के देशों को अल्प विकसित बनाया तो बनाया किसने? यूरोप वालों ने बनाया। यहां पर एशिया अफ्रीका में आपको यूरोप से ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। यहां पे गरीबी फैलाई तो फैलाई किसने? यूरोप वालों ने। क्योंकि यूरोप के जितने भी देश है, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी देशों ने गुलाम बनाया। तो कहां के देशों को बनाया? एशिया और अफ्रीका के देशों को बनाया। और एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि उनको पता था कि एशिया और अफ्रीका अपार संपदा के धनी है, उनके पास खूब संपदा है, खूब संसाधन है, और यहां के संसाधन ले जा करके अपने यूरोप को विकसित बना लिया, और एशिया और अफ्रीका को क्या कर दिया? अल्प विकसित कर दिया, लीस्ट डेवलप्ड बना दिया। तो ये अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, अगर दक्षिण अमेरिका, इनकी आवाज उठती है बेटा, तो क्यों उठती है? क्योंकि इतिहास है कि भैया ये जो यूरोप की कंट्री जो आज खुद को डेवलप्ड कहती है, इन्होंने ही हमारा शोषण करा है, और अब जरूरत है कि अब हम अपने ज्यादा विकास को आगे बढ़ाएं और इन मजबूत जगहों पर बैठने की बात करें। ओके, इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ बजट से जुड़ी प्रक्रिया और उसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। देखो, अब जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश हो गए, ये तो क्या चाहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें थोड़ा सा सुधार करो, उसमें सुधार करो कि स्थायी और अस्थायी की संख्या बढ़ाई जाए, और इनमें जो प्रतिनिधित्व है, जो इनमें देशों का नाम आना चाहिए, वो कहां से आना चाहिए? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से आना चाहिए। परंतु अब जो अमेरिका है और जो ताकतवर देश है, जो पश्चिमी देश है, वो क्या डिमांड करते हैं? वो डिमांड करते हैं बजट से जुड़ी हुई, वो बात करते हैं बजट से जुड़ी हुई। वो कहते हैं बजट हमारा बहुत ज्यादा जाता है, तो सबसे बजट सही से लिया जाए। देखो, सब अपनी अपनी समस्या देखते हैं। अल्प विकसित देशों का मुद्दा ये कि सब इन्होंने हमारा शोषण करा, इसलिए पर अभी भी हमें सीटें नहीं मिलती हैं वहां पे, तो ये गलत बात है, हमें मिलनी चाहिए। अब ये लोग क्या मुद्दा उठा रहे हैं? बजट का उठा रहे हैं कि बजट से जुड़ी जो प्रक्रिया है और उसका जो प्रशासन है, उसमें सुधार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइए देखते हैं। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है ये संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। देखो, अब जब भी ये मुद्दा उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कौन से मुद्दों में मुख्यतः प्राथमिकता दिखानी चाहिए, मतलब अगर कोई काम करने का मौका मिले तो संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे पहले जो काम है वो कौन से काम करने चाहिए। तो देखो, अब यहां पर भी क्या है, दो भागों में बढ़ जाएगा। एक जो ग्रुप है लोगों का, विशेषज्ञों का, स्पेशलिस्टों का, वो लोग क्या कहते हैं, इस संगठन को सिर्फ और सिर्फ जो काम है ना, शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों पर ही करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन मुख्यतः इसकी स्थापना हुई है वो शांति और सहयोग करने के लिए हुई है। शांति बनी रहेगी, सहयोग बनता रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो कुछ लोगों का, कुछ वर्गों का, कुछ देशों का ये कहना है कि इस संगठन को अगर काम करना है तो शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना, उन्हीं पर काम करें। दूसरी तरफ कुछ की इच्छा है कि मानवीय भलाई वाले जो काम है, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, पर्यावरण के, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय, मतलब जो महिला और पुरुष के बीच में जो न्याय होता है, जस्टिस होती है, समानता, उस पर काम करे, सामाजिक न्याय, यहां तक सीमित रहे। तो दो वर्ग हैं, एक ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शांति जो है, शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों पर काम करे, और दूसरे कहते हैं मानवीय भलाई वाला काम करे। अब देखो, ये शांति और सुरक्षा वाले कौन है? यह है पश्चिम के देश,
यह है यूरोप के देश, क्योंकि उनको मानवीय भलाई वाले तो काम चाहिए ही नहीं। उनके वहां तो आज स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छे से डेवलप्ड है, शिक्षा बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, जनसंख्या को कंट्रोल कर ही रखा है, सोशल और जेंडर इक्वलिटी है वो दे ही रखी, तो उनको तो ये मुद्दे चाहिए नहीं, तो वो उठा ही नहीं रहे। और ये मुद्दे कौन उठा रहा है? ये जो विकासशील देश है, वहां पर आज भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में कुछ देश पिछड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो देश हैं वो यह मदद करें हमारी शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जनसंख्या कंट्रोल करने में, इन मामलों में हमारी हेल्प करें। तो विकसित और जो पश्चिमी देश है वो शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है वो शांति और सहयोग के लिए हुई है। परंतु इन बाकी देशों का ये कहना है कि मानवीय भलाई वाले भी काम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मानवीय भलाई वाले काम? क्योंकि जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित नहीं होगा, सामाजिक और आर्थिक स्थापना नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति नहीं बन करके रह सकती। इसलिए ये काम भी जरूरी है। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। देखिए, अब हम जो दोनों ही प्रकार के जो सुधार है उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है, परंतु जो मुख्यतः ढांचागत और प्रक्रियागत जो सुधार है उन पर ज्यादा ध्यान देंगे, न्याय अधिकार वालों पर कम ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई। ये बात हम पहले ही लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और कितनी तारीख को हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कितनी तारीख को हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई। 1991 से आए बदलावों से कुछ निम्नलिखित है। देखिए, अब जब महायुद्ध के बाद ये बनाया गया 1945 में, 1945 में जब इस संगठन को बनाया गया, तो उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उस समय की जो जरूरतें थी, उसके अनुरूप, उसके हिसाब से ये संगठन बनाया गया था कि भैया और कोई युद्ध नहीं होना चाहिए और स्थितियां कोई विकराल नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से बनाया गया। परंतु आज के समय में स्थितियां काफी बदल चुकी है और विशेष करके शीत युद्ध के बाद स्थितियां बदल चुकी है। तो अब उसके हिसाब से इनमें क्या क्या बदलाव आए हैं वो जानते हैं। मतलब 1991 के बाद हमें विश्व राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, सोवियत संघ बिखर गया। तो अगर सबसे बड़ा हम बदलाव देखते हैं 1991 के बाद, जो दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति थी अमेरिका के बाद, सोवियत संघ, वो बिखर चुका था, वो टूट चुका था। अब वो अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर नहीं रही, वो प्रशासन व्यवस्था इतनी ताकतवर नहीं रही जितनी जब अमेरिका से वो लड़ाई के समय शीत युद्ध के दौर के में थी। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब जो भैया लड़ाई किस किस के बीच में चल रही थी? यूएसएसआर और यूएसए। ये तो टूट गए, बिखर गए, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये विनर हो गए। पहले ये दोनों महाशक्ति थी, अभी हट गई तो ये बच गई। तो एक जो सबसे बड़ी ताकतवर है वो अमेरिका ताकतवर रह जाता है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हैं। देखिए, तो ये आपने चैप्टर 1 में 2 में पढ़ा ही है कि जब मिखाइल गोर्बाचेव आ जाते हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने का काम करते हैं। शीत युद्ध जब तक चलता है, जब तक तो क्या होता है, विशेष करके कहूँ मिखाइल गोर्बाचेव से पहले तो क्या था कि बिल्कुल टक्कर थी, उन्हें नहीं अमेरिका ये कर रहा तो हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल डिफरेंस पे चल रहे थे। परंतु मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद और फाइनली 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है कि अब अमेरिका और जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था रूस, उनके बीच में अब संबंध उतने खराब नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। अब अच्छे हैं, अब ज्यादा सहयोगात्मक है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये काम चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। तो अब 1991 के बाद अगर आप देखें तो चीन एक बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, लगातार वो निरंतर प्रगति करता जा रहा है और भारत भी अब तेजी से इस दिशा में बढ़ ही रहा है। और भारत आज के मौजूदा दौर में तो भारत की अर्थव्यवस्था भी लगातार बढ़ रही है। भारत साइंस के, टेक्नोलॉजी के मामलों में भी भारत आगे जा रहा है और भारत का जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी तो जय जयकार पूरी दुनिया में ही होती है। ये तस्वीर साम्यवाद के लिए। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। जो एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित का मतलब क्या है? जिसकी प्रत्याशित, जिसकी इतनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यहाँ पे तरक्की एशिया में अब हो रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। तो अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश शामिल हुए हैं वो सोवियत संघ से आजाद हुए हैं और पूर्वी यूरोप के पहले के साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु में बदलाव और पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। देखो, अब 1945 से 1991 तक की बात करो
तो जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने वो ये थी कि जो शीत युद्ध चल रहा है, इस सबसे पहले तो इस शीत युद्ध को रक्त रंजित युद्ध में नहीं बदलने देना है, जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। और दूसरी बात, इस शीत युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। ठीक है, ये था। पर अब शीत युद्ध के बाद की अगर मैं बात करूं, 1991 के बाद की बात, तो अब आज नई चुनौतियां हैं, जैसे कि जनसंहार, मतलब काफी बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाना एक साथ, गृह युद्ध का होना। गृह युद्ध जैसे आप पढ़ चुके हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, ठीक है ना। इसी के अलावा अगर आपने रूस की कहानी पढ़ रखी है, अगर वहाँ की क्रांतियों के बारे में पढ़ रखा है, तो वहाँ के गृह युद्ध वो तो बहुत पहले हो गए थे। ऐसे जातीय संघर्ष, ठीक है, आतंकवाद देखते हैं कि आज एक बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने है। परमाणु प्रसार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देश अब परमाणु हथियार बनाते जा रहे हैं। जलवायु में बदलाव, जो क्लाइमेट है उसमें बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरण की हानि हो रही है। महामारियाँ, अब महामारी के बारे में तो किसी को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना आप सभी ने देखा ही है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है, जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसलिए के लिए कौन से सुधार जरूरी है। देखिए, अब जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था तो कुछ सवाल सामने थे। सबसे पहला तो संयुक्त राष्ट्र संघ का होना क्या पर्याप्त है, क्या सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है तो, और क्या ये अब की जो जरूरत है उनको पूरा करने में सक्षम है, इतना कैपेबल है कि अब भी की जरूरतों को पूरा कर देगा। करना चाहिए, कैसे करेगा, ये सवाल था। और क्या ये बेहतर ढंग से कौन से सुधार करने उसमें जरूरी है। ये अमेरिका और सोवियत संघ की तस्वीर। पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो पिछले 15 सालों से जो देश इसके सदस्य व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के आगे के लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और जो सवाल पूछा था आज की क्लास में, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।